ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं और ये एक लगभग 30 मिनट की क्लास, 30 से 32 मिनट की क्लास होगी। मन लगा करके पूरा अपने आप को जो है फोकस करके इस क्लास को सुने, देखें और अपने अपने कॉपी पेन लेकर के उसके साथ के साथ चाहें तो नोट्स भी तैयार करते रहें, ताकि आपको जो है इस क्लास को समझने में पूरी आसानी हो और इस एक क्लास के बाद ही आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स फिनिश हो जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समझने के लिए अब शायद आपको दोबारा कोई और दूसरी क्लास ना लेनी पड़े। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्ट। तो इन द टर्म ऑफ टॉर्ट, ये बेसिकली फ्रेंच भाषा का शब्द है। दिस इज द वर्ड ऑफ, जो रूट वर्ड है ये फ्रेंच भाषा का है और इस टॉर्ट का मीनिंग होता है, टॉर्ट स्टैंड्स फॉर रॉन्ग। टॉर्ट स्टैंड फॉर रॉन्ग। अब रॉन्ग मतलब गलत। अब इसी को हमने फाइनली लैटिन भाषा के टार्टम वर्ड से लिया है। लैटिन भाषा के टार्टम वर्ड से लिया है। बेसिकली ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है डूइंग सिविल लॉ, कुछ सिविल गलती करना, सिविल रॉन्ग करना। अब सिविल रॉन्ग जहां पर होता है तो सिविल रॉन्ग के बाद अगर कुछ गलती होती है और वो गलती सिविल रॉन्ग इफ इंटेंशनली किया गया है, इफ देयर एनी सिविल रॉन्ग इज कमिटेड बाय इंटेंशनली, अगर जानबूझ करके कोई गलती की गई है तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना होता है, जैसा कि हमने इनिशियली बिगिनिंग में ही बताया, एज यू सो सो शाल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। उसके लिए आपके लिए आपको जो है सिविल रॉन्ग करने के लिए आपको जो है क्या किया जाएगा, पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी और डैमेज कंट्रोल भी आप ही से करवाएंगे। तो बेसिकली टॉर्ट तो समझ में आ गया होगा कि ये हमने फ्रेंच जो मेन वर्ड है, ये टर्म है, ये हमने लिया है फ्रेंच भाषा से और इसको फाइनली हमने लैटिन भाषा से लिया है, जिसका मतलब है डूइंग समथिंग सिविल रॉन्ग, कुछ गलत करना। अब बात आती है कि टॉर्ट को बेसिकली ये लॉ ऑफ टॉर्ट की ओरिजिन क्या है। तो इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं। फिक्स डेट क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ टॉर्ट ऑफ लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स आर नॉट कोडिफाइड। ये कोडिफाइड नहीं है, मतलब इसका कोई बेयर एक्ट या एक्ट इस पर कोई ड्राफ्ट नहीं किया गया है। तो वर्बली जो है इसको हम टॉर्ट को पढ़ते हैं, टॉर्ट को समझते हैं कि इफ देयर एनी, यदि कोई क्या गलत करेगा, इंटेंशनली करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, क्या उस पर पेनाल्टी इंपोज होगी, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या। अब सेकेंड बात यह है कि ये आखिर इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो बेसिकली 1066 में 1066 में इंग्लैंड और नॉर्मन के बीच में एक वार चल रहा था और इस वार को समाप्त होने के बाद जो कंक्वेरर था, जो विजेता था इंग्लैंड, तो उसमें विलियम ने इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एक कॉमन लॉ के तौर पर सेटअप किया और इस्टेब्लिश कर दिया। कैसे किया? कॉमन लॉ कि भाई अगर कुछ डैमेज हुआ है और क्या डैमेज हुआ है, किसकी गलती से हुआ है और वो गलती उसने कैसे की है, इंटेंशनली की है, जानबूझ करके की है, तो उस पर क्या पेनाल्टी इंपोज की जाए, कैसे उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तो ये जो है किसने, एक कॉमन लॉ के तौर पर जो है ये इंग्लैंड में सेटअप हुआ और इस्टेब्लिश हुआ
और इसको कॉमन लॉ के तौर पर स्टेब्लिश करके यहां पर हमने क्या किया है, पेनाल्टी इम्पोज करके लोगों का डैमेज कंट्रोल कराया। और ये जब इसका कॉमन लॉ के तौर पर जब इंग्लैंड में जब ये लॉ जो है स्टेब्लिश हो गया, तो भारत में ये कब से जो है लागू हुआ, तो भारत में बेसिकली ये 1726 के चार्टर से जो है लागू हुआ। कब से हुआ? 1726 के चार्टर के बाद जब ये 1726 का चार्टर भारत में आया, तो इस चार्टर के साथ जो है हम कॉमन लॉ को हमने भारत में भी एस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता चला गया। अब बात करते हैं कि टॉर्ट तो समझ में आ गया होगा, अब सिविल लॉ भी समझ में आ गया, भारत में इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये एक्ट कैसे करता है। तो बेसिकली क्योंकि कॉमन लॉ है और इस कॉमन लॉ में जब हम कोई चीज इंटेंशनली जानबूझ करके कुछ गलत करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या पेनाल्टी इंपोज होगी और उस पेनाल्टी को कैसे हम रिकवर करेंगे। तो ऐसे तो है नहीं कि किसी ने कोई गलती की, उसने किसी ने मेरा जो है कोई जो है सामान तोड़ दिया और हम उससे कहेंगे भाई ला पैसे दे दे। और इतना तो शरीफ भारत में क्या हमें लगता है दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारा नुकसान करके यूं ही हम उससे नुकसान की भरपाई करवा ले और वो बड़े आराम से हमारी बात मान जाए और बड़े आराम से कहे कि लो भैया आपका हमने डस्टर तोड़ दिया था 50 रुपए का है, लो 50 रुपए का नया गया। जब तक की प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसको हम जो है कोर्ट में शूट नहीं करेंगे, कोर्ट में उसको हम नहीं बुलाएंगे, तब तक जो है वो हमको मेरा उस नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। या वो हमारा कोई डिफेमेटरी कर देता है और डिफेमेटरी करने के लिए वो भी जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर है। भाई अगर कोई हमारा ऐसे कोई हमारे साथ कर देता है जिससे हमारी मान की हानि हुई है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, उसको भी हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर करते हैं। लेकिन फिर उसको हम जोड़ते कैसे हैं, जैसे कि हमारा प्री एग्जिस्टिंग लॉ था आईपीसी, अब जो है वर्तमान में जो हमारा 3 न्यू क्रिमिनल लॉ है उसके प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम उससे डैमेज कंट्रोल कराते हैं। अब बेसिकली हमें ये समझना होगा कि ये कैसे कैसे होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या। तो बेसिकली जो एवरीबॉडी मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अब हम दुनिया की बात करने के बाद साथ साथ हम भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि इस समय हम भारत में रहते हैं, तो हम भारत के लोग जिसमें भी हैं या कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है क्या रखता है, ही हैज सर्टेन राइट्स। क्या रखता है? सर्टेन राइट्स। उसके कुछ अधिकार सुनिश्चित होते हैं और ये हर व्यक्ति के अधिकार होते हैं जो सर्टेन होते हैं। तो एक व्यक्ति के जो राइट्स हैं, दूसरे व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है, एज वेल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वेल मोरल ड्यूटी, कि वो दूसरे व्यक्ति के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। अब सपोज जैसे मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। अब इसके कुछ राइट्स हैं बी के, तो ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल मोरल ड्यूटी है कि वो जो है बी के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। सेम हियर, इसके भी राइट्स हैं, तो यहां पर बी की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी जो है ए के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। मतलब हमें करना क्या है, यहां पे सबसे बड़ी ड्यूटी जो है वो ये करनी है कि हमें किसी के राइट्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करना। जहां हम राइट्स इन्फ्रिंज करने लगेंगे तो क्या होने लगेगा, मतलब इंटेंशनली वी आर इन्फ्रिंजिंग राइट्स, हम जानबूझ करके किसी के राइट्स इन्फ्रिंज कर रहे हैं और उस राइट के इन्फ्रिंज करने से जो हार्म होगा, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई भी वही करेगा व्यक्ति जो राइट्स इन्फ्रिंज कर रहा है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ये राइट्स की बात होती है। यहां पर हमें क्या नहीं करना है, किसी के राइट्स इन्फ्रिंज नहीं करने हैं। अब जब राइट्स इन्फ्रिंज करने की बात आए तो राइट को समझने की जरूरत है। राइट्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम राइट्स को क्लासिफाई करें तो राइट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है राइट
इन रेम और राइट इन पर्सोनम, राइट्स इन पर्सोनम। अब यहां पर इस चीज को समझना है कि राइट इन रेम क्या है, राइट इन पर्सोनम क्या है। तो बेसिकली राइट इन रेम ये एक ऐसा राइट है जो यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल राइट। यूनिवर्सल राइट का मतलब होता है कि ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति के पास ये यूनिवर्सल राइट है और इस यूनिवर्सल राइट को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो फिर हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हम जिस तरह का उसने हमारा राइट इन्फ्रिंज किया होगा, तो जिस तरह का उसने इन्फ्रिंज करने में जो उसने क्राइम कमिट किया होगा, उस कमिटिंग क्राइम के अकॉर्डिंग हम उसके अगेंस्ट सिविल क्रिमिनल सूट में जाएंगे और उससे क्या करवाएंगे, जो भी हमारा जो नुकसान हुआ है उसका हम डैमेज कंट्रोल कराएंगे। अब यूनिवर्सल राइट क्या होते हैं, बेसिकली यूनिवर्सल राइट का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो वो फिर किसी और का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति ही क्यों ना हो। जैसे सपोज करो कि ए के पास एक पीस ऑफ लैंड है, ए हैज अ पीस ऑफ लैंड जो कि उसके नाम पर जो है रजिस्टर्ड है, जो कि उसके नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कैसे नाम आता है, किसी की प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा देने के बाद तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं आ जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने सपोज करो एग्रीकल्चरल लैंड एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को अपने नाम पर पहले तो रजिस्टर कराया और फिर उसका हमने मोटेशन करा दिया, दाखिल खारिज हो गया, मतलब वो प्रॉपर्टी पर राइट अब हमारा हो गया। अब ये हमारा राइट हो गया, अब प्रॉपर्टी हमारी है। अब कोई बी है जो बहुत स्ट्रांग पर्सन है, बी जो है क्या है, बहुत पावरफुल है, सोशली पॉलिटिकली या ब्यूरोक्रेट्स है, तो वो कोई भी हो सकता है, स्ट्रांग पर्सन ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, सोशल स्ट्रेचर हो सकता है, बहुत बड़ा सामाजिक कद हो सकता है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेचर हो सकता है, या कोई बाहुबली भी हो सकता है। अब ये इसने सोचा कि यार मैं जो ए के पास लैंड है ये बहुत ही कीमती लैंड है, अब किसी भी तरह से हमको तो ये लैंड लेना है। अब उसने किसी तरीके से हमारी लैंड पर जो है क्या किया, इलीगली पोजीशन ले लिया। तो उसने इलीगली पोजीशन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी हो गई, या उसने बाय फोर्स, इधर बाय हुक और बाय क्रुक उसने किसी तरीके से उस पर पोजीशन लिया, देन ये क्या हुआ, ये हमारा राइट इन रेम इन्फ्रिंज हुआ है। जो यूनिवर्सल राइट है हमारा उसको इन्फ्रिंज किया है, जिसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे राइट एंड रेम क्लियर हुआ। अब बात आती राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम का मतलब यहां पर प्राइवेट राइट है, पर्सनल राइट से। अब पर्सनल राइट का मतलब क्या होता है, यहां पर ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों का आपस में कुछ लेन देन, तो अगर किसी तरह का कोई लेन देन है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, तो इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को यही दोनों फुलफिल करेंगे, कोई तीसरा इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। सपोज करो हमने जो ए ने बी को कोई एक वर्क ऑर्डर दिया, कोई काम करने के लिए कहा, बी ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो इन दोनों के बीच में जो है जो एक कंसिडरेशन होता है वो कंसिडरेशन भी हो गया, तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, अब इन दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो उसके अगेंस्ट हम फिर उसमें जा सकते हैं, जो भी पार्टी ब्रीच कर रही है उस पार्टी के अगेंस्ट एक पार्टी जो है कोर्ट में जाएगी और उसके ब्रीच करने से उसके क्या साइड इफेक्ट आए हैं, क्या इश्यूज निकले हैं, क्या हार्म्स हुआ है, उन हार्म्स की भरपाई जो है कैसे होगी, ये डैमेज कंट्रोल थ्रू कोर्ट होगा। और ये कहा जाएगा
कि दैट इज द, ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर फॉल करता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। राइट इन देम जो कि यूनिवर्सल राइट है, और राइट इन पर्सोनम जो कि पर्सनल राइट की बात करता है। अब यहां पर राइट इन्फ्रिंज कैसे होते हैं, देखिए होता क्या है, जहां पे हमने बात की है कि नो बॉडी हैज द राइट टू इन्फ्रिंज एनीवन राइट्स। किसी भी व्यक्ति के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी के अधिकारों का हनन कर सके, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। पार्लियामेंट ने तो बहुत बार जो है सिटीजन्स के, इंडिविजुअल्स के राइट्स को इन्फ्रिंज करने का प्रयास किया। हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट आगे आया और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि नहीं भाई, नो बॉडी हैज सो राइट, नो वन इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के राइट को तो हम वैसे भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। यहां तक कि केशवानंदा भारती केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि नो डाउट पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड होल कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति है, पावर है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, यहां तक कि फंडामेंटल राइट को भी चाहे वो अमेंड कर सकते हैं। स्टिल जो है केशवानंदा भारती के केस से ही उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि नो डाउट पार्लियामेंट के पास है राइट, लेकिन अनलिमिटेड राइट नहीं है कि वो आर्टिकल 368 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई ऐसा कानून ले आए, कोई ऐसा बदलाव कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि सिटीजन्स के, इंडिविजुअल्स के, किसी के फंडामेंटल राइट्स ही इन्फ्रिंज होने लगे। तो अनलिमिटेड पावर को जो है वहां पर डिनाई किया गया है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करते हुए कहा कि आप अमेंड कीजिए, लेकिन जो संविधान का जो मूलभूत तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इक्वल जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है हमारा संविधान। तो दैट्स व्हाई ऐसा कोई आप काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज हो। इवन देन आर्टिकल 13 जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 13 क्लास 2 भी ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता है, अब चाहे वो पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कि ऐसा कोई आप लॉ नहीं बना सकते हैं जो किसी सिटीजन्स के, इंडिविजुअल्स राइट को इन्फ्रिंज करता हो या उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो। तो यहाँ पर बात फंडामेंटल राइट्स की भी हो गई। अब यहाँ पर जो है हम चूंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात कर रहे थे, तो टॉर्ट्स होता कैसे है, सिविल लॉ कैसे होता है। सपोज करो हर व्यक्ति के अपने राइट्स हैं, उसके अपने जो है मौलिक अधिकार है, और उन मौलिक अधिकारों के हिसाब से वो अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, हम भी अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन हमने एक कहानी पढ़ी थी 10th क्लास में, शायद यूपी बोर्ड में, जो एक चैप्टर था उसमें कहानी का रूल ऑफ द रोड। रूल ऑफ द रोड में ये बताया गया था कि भाई आपकी जो स्वतंत्रता है, जो आपकी आजादी है, वो वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक न पहुंचती हो। कुल मिलाकर के अब हमने कहा भाई देखो, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि हम चाहे तो छड़ी लेकर के चल सकते हैं, हम चाहे तो जो है छड़ी को घुमा घुमा के चलेंगे, रोड पर हम तो नाच नाच के चलेंगे। चलो भाई, किसी ने रोका है क्या? रोड पर आप नाच नाच के चलो, लेकिन किसी दूसरे की गाड़ी में आगे तो मत आ जाओ। आप छड़ी घुमाओ लेकिन किसी की नाक पे ना पड़ जाए। जैसे ही नाक पड़ेगी वैसे ही सिविल लॉन्ग हो जाएगा, और सिविल लॉन्ग होगा तो आपसे जो है जो उसको नुकसान हुआ है, आपकी वजह से जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज की भरपाई भी तो आप ही को करनी होगी। तो यहां पर बात की गई है कि आप किसी के, आप अपने राइट्स एंजॉय करें लेकिन दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें। यहाँ अब जैसे सपोज करो कि मैं जहां रहता हूं तो हमारे अड़ोस पड़ोस में भी लोग रहते हैं, या हम किसी के पड़ोसी हैं या हमारे पड़ोसी हैं। अब हम चाहें या हमारा कोई पड़ोसी चाहे कि भाई हम तो गाना सुनेंगे और फुल स्पीड में सुनेंगे, मतलब लाउड वॉइस में गाना सुनेंगे। अरे भाई सुनो, किसने मना किया है? लेकिन आपके गाने की आवाज हमारे कानों तक ना आए, क्योंकि जैसे ही आपके गानों की आवाज हमारे कानों तक आएगी तो हमारे सर्टेन राइट्स क्या होंगे? इन्फ्रिंज होंगे। मींस हमारे जो सर्टेन राइट्स होंगे वो इन्फ्रिंज होंगे, तो मजबूरी में क्या होगा, हमें फिर आपको जो है रोकना पड़ेगा।
और रोकने का एक सीधा सा तरीका होता है, एक मानवीय तरीका होता है कि भाई हम जाकर के आपको सीधे सीधे बोल दें कि भाई आपके गाने की आवाज या गाने का शोर, आपके जो है पार्टी का शोर हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको थोड़ा सा पीसफुल कर लें ताकि आपकी ही प्रमाइसिस तक सीमित रहे। क्योंकि अगर ये मेरी प्रमाइसिस में आएगा तो मेरे जो है मेरा पीस डिस्टर्ब हो रहा है और मेरी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हो रही है। राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। जो राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। हो सकता है हम उस समय पढ़ना चाहते हो सकता है हम कोई किसी और क्रिएटिविटी में जो क्रिएटिव कार्य है उसमें हम जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर लॉस होता है तो उस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले की होगी। अगर मेरा कुछ भी डैमेज होता है तो उसकी भरपाई वो करेगा। दूसरी बात, अगर हम कहें कि भाई अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी ये फ्रीडम से किसी की भावनाएं आहत होती हो या किसी को डिफेम करने का राइट आपको नहीं मिल गया है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को डैमेज करने का राइट आपके पास नहीं है। जैसे ही आप इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, वैसे ही जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भाई आपने टॉर्ट कर दिया ना, सिविल रॉन्ग कर दिया। अब सिविल रॉन्ग कर दिया इसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई कैसे होगी? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगी। तो कुछ भी ऐसा करें जिससे कि किसी के राइट्स डैमेज हो, किसी का जो है इंडिविजुअल डैमेज हो, फाइनेंशियली डैमेज हो, अगर फाइनेंशियली डैमेज हो रहा है, उसकी जो है पीस डैमेज हो रही है, तो उन सब के लिए जो है क्या है, टॉर्ट है, और वो सिविल लॉ के अंडर फॉल होता है। और सिविल लॉ के अंडर फॉल होगा तो आपको जो है उसके लिए क्या होगा, पेनाल्टी इंपोज होगी, और आपको पेनाल्टी इंपोज के साथ साथ उसका जो भी डैमेज है वो सारे डैमेज कंट्रोल भी आप ही से करवाएंगे। तो यहां मेरे ख्याल से जो है ये चीज समझ में आ रही होगी कि वी कैन एसोसिएट अंडर आर्टिकल 19, वी कैन मूव विद इन इंडियन टेरिटरी एनीवेयर। हम भारत की पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कहीं भी घूमने का मतलब ये थोड़ी है कि जहां पर प्रोहिबिटेड है। बहुत सारी एरियाज ऐसी होती है, जैसे कहीं सेना की एरिया है, वहां पर लिखा होता है कि भाई सिविलियंस आर नॉट अलाउड, सिविलियंस आर नॉट अलाउड। अब हम कहेंगे भाई नहीं, ये आप कैसे लिख सकते हो, सिविलियंस आर नॉट अलाउड, वी आर इंडियन सिटीजन एंड आर्टिकल 19 ने हमको जो है ये राइट दिया है कि हम इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। और वो आर्मी जो टेरिटरी है वो भी तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही है, लेकिन नहीं, वो हमारे जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने कह रखा है, सेना का एक अपना नियम है, वो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सिविलियंस नहीं आएंगे तो नहीं जाना। अगर हम कोई काम कर रहे, हम एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन एसोसिएट में हम धारदार हथियार या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रख सकते और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते, ना पब्लिक प्रॉपर्टी ना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मतलब अगर हम राउंडफुल इंटेंशनली राउंडफुल एक्ट करते हैं, कुछ भी, इफ देयर वी एक्ट रॉन्गफुल विद इंटेंशन, अगर इंटेंशनली नहीं करते हैं तो उसका एक डैमेज कंट्रोल भी आपको ही भरना होगा, और थ्रू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके लिए जो है वो आपसे डैमेज कंट्रोल कराने के लिए क्या है, हमारे पास कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स का सेटअप है, उस सेटअप के माध्यम से हम ये करवाएंगे। अब बात आती है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये चीजें तो बहुत सारी बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि हमको इंटेंशनली नहीं करना है, हम लाउड स्पीकर नहीं सुनेंगे, या सुनेंगे तो हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी ना हो। हम कहें कि भाई देखिए, कुछ लोग हैं कहते हैं यार मैं तो वहां पे चौराहे पर खड़ा था और मैं वो जो है ड्रिंक कर रहा था, और वहां पर पुलिस आ गई, उठा के ले गई। तो क्यों उठा के ले गई? क्योंकि आप जो है पब्लिक प्लेस पर कुछ कर रहे थे। दैट इज क्या है, दैट इज सिविल रॉन्ग। वो सिविल रॉन्ग है, और जिससे एक सिविल सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था आपकी वजह से, दैट्स व्हाई आपको पुलिस ने पनिश किया, राइट। तो यहाँ पे ये लॉन्ग समझ में आ गया होगा कि सिविल लॉन्ग है क्या। बेसिकली हमें किसी के इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करना है और किसी का कुछ डैमेज नहीं करना है।
जहां पर भी हम कोई इंटेंशनली डैमेज करते हैं या अनजाने में भी डैमेज हो जाए तो वो सिविल लॉन्ग की कैटेगरी में आता है, और उसकी जो रिकवरी कैसे होगी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि वो लायबिलिटी की भी बात करते हैं। लायबिलिटी क्या है, कैसे जो है कैसे लाइबल होंगे, तो बात आती है यहां पर लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो ये लायबिलिटी कैसे पे होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, क्या है इसमें जो है टॉर्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम हैं, सपोज करो कि मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूं, सॉरी मैं एक फैक्ट्री का ऑनर हूं और मैंने अपनी फैक्ट्री में कोई केमिकल लेकर आ रहा हूं जो कि हजार्डियस है, डेंजरस फॉर लाइफ, और वो हमने क्या किया, उस केमिकल को हमें स्टोर करना है अपनी फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री में हमने स्टोर किया, लेकिन ये जो केमिकल था ये हमारी फैक्ट्री से स्किप होकर के पड़ोसी की फैक्ट्री में चला गया, जिसकी वजह से हमने ये जो डेंजरस केमिकल था ये केमिकल था तो हमारी अपनी फैक्ट्री में, लेकिन चूंकि ये डेंजरस है तो ये कहा गया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत इस केमिकल से आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप कीजिए। किसने मना किया है? बिकॉज ऑफ यू हैव द लाइसेंस टू स्टोर दिस डेंजरस केमिकल। ये खतरनाक केमिकल रखने का आपके पास लाइसेंस है, जाहिर सी बात है, आप व्यापार कर रहे हैं तो आपने लाइसेंस भी दिया होगा, और उस लाइसेंस के तहत आपने यहां पे स्टोर किया, लेकिन ये स्किप हो गया और स्किप होकर के हमारे पड़ोसी के जो है फैक्ट्री में चला गया, और इस केमिकल ने इस फैक्ट्री में आकर के क्या कर दिया, बहुत सारा डैमेज कर दिया, जिससे जो है क्या हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ इस फैक्ट्री का। ठीक है, क्या हुआ, मॉनेटरी लॉस, मतलब आर्थिक इसका नुकसान हुआ। अब जिसका डैमेज हुआ है वो डैमेज वाला क्या करेगा, ये तो कहेगा कि भाई साहब आपने केमिकल रखा था, आपके केमिकल की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है और मुझे पैसे दो। अब जब ये हमसे पैसे मांगेगा तो हम कहेंगे यार हमको बेवकूफ समझ रखा है, मैं क्यों दूं पैसे, भाई ये तो हमने अपनी फैक्ट्री में रखा था, स्टोर वहां था, वहां से चला गया, तो इसमें मेरी गलती है नहीं, बिल्कुल गलती है। अब अगर ये व्यक्ति फिर जब हम इसका लॉस हुआ है तो क्या करेगा, ये हमारे अगेंस्ट कोर्ट शूट करेगा, कोर्ट में केस शूट करेगा। अब कोर्ट में केस शूट किया, हमने भी वहां पे कहा कि सर कोर्ट को बताया कि ऑनर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसका रख रखाव हमने प्राइवेट इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखा था और उनकी गलती से लीकेज हो गया है, तो नहीं, हमने चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा, प्राइवेट इंजीनियर्स को इसका रख रखाव दे रखा था, या जो भी हमारी टेक्निकल टीम थी उसकी गलती से भी हुआ है, लेकिन चूंकि ये स्किप हुआ है और इसका जो है प्रॉफिट हम ले रहे हैं और स्किप होकर के किसी और की प्रॉपर्टी पर ये अगर गया है, उसका जो भी लॉसेस हुआ है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत वी विल हैव टू पे फॉर सेल। उस कंट्रोल को डैमेज करने के लिए हमें ही पे करना पड़ेगा, मैं ही रिस्पॉन्सिबल दूंगा। और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक केस को समझना होगा जो कि बेसिकली रिलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस से जाना जाता है। यहां से ही रिलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस से ही बेसिकली 1862 रिलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हुआ क्या था, बेसिकली जो रिलेंट है ये इनकी एक कंपनी थी और उस कंपनी को जो है ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत थी, तो उस ज्यादा एनर्जी उत्पादन करने के लिए इनको अपनी कंपनी के अंदर अपना खुद का एक रिजर्वायर बनाने की आवश्यकता थी। तो रिलायंस ने क्या किया कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को, किसको, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप हमारे लिए जो है क्या बना दो, हमारी फैक्ट्री के अंदर वो बना दो, एक रिजर्वायर बना दो, एक बड़ा सा वाटर टैंक बना दो जिसमें बहुत सारा पानी स्टोर किया जा सके।
अब बहुत सारा पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने, इनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स ने इनके यहाँ डिगिंग करके वो टैंक बनाने के लिए खुदाई शुरू की। पड़ोस में ही फ्लेचर का जो था वो माइन थी, क्या थी? माइन, कोल माइंस कह सकते हैं, कोल माइन थी, ठीक है। अब इस कोल माइन की जब कहीं पर माइनिंग होती है तो माइनिंग करते समय उसमें, उसके अंदर नीचे छोटे छोटे टनल्स बना लेते हैं, धीरे धीरे कोयला तभी तो वहां से निकलता है, तो वो टनल्स उन्हीं को शॉफ्ट बोलते हैं, शॉफ्ट। तो यहां पर जो है इनकी शॉफ्ट ओपन थी। अब यहां जो रिलायंस के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स थे उन्होंने उन शॉफ्ट को ध्यान नहीं दिया, उन शॉफ्ट को इग्नोर करके इन्होंने अपना क्या बना दिया? एक रिजर्वायर बना दिया। अब जैसे ही रिजर्वायर बनाया तो रिजर्वायर का से जो है का पानी जो है शॉफ्ट के थ्रू इनकी माइन में आ गया, किसकी? फ्लेचर की माइन में आ गया। अब फ्लेचर की माइन में जब आया तो फ्लेचर का बहुत सारा डैमेज हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ। तो फ्लेचर ने रिलायंस से कहा, क्योंकि आपके रिजर्वायर का पानी हमारे जो है माइंस में प्रवेश कर गया थ्रू शॉफ्ट, और ये आपकी लापरवाही है, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई आपको। तो जैसा कि आमतौर पर जो है लोगों का नेचर होता है कि भैया सीधे तरीके से सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं, आज तक किसी का नहीं निकला होगा सीधी उंगली से। उंगली करना, जब घी निकालना है तो थोड़ा टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो रिलायंस ने सीधे सीधे मना कर दिया, भाई इसमें मेरा क्या मतलब है। अरे ठीक है, हमें रिजर्वायर की जरूरत थी, हमारे यहाँ काम चल रहा है और हमने प्राइवेट इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है काम दे रखा है, जाओ जाकर के उनसे बात करो। अब भैया ये आए तो इनसे क्या बात करें? तो इन्होंने क्या किया कि भाई सीधे तो तरीके से तो बात बनने वाली नहीं है, तो सीधे बात ना बना करके फिर इन्होंने क्या किया, कोर्ट में एक केस शूट किया सिविल लॉ के लिए। क्या? फ्लेचर वर्सेस रिलायंस। कौन सा केस शूट किया? फ्लेचर 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 वर्सेस रिलायंस, ये केस शूट किया। और फ्लेचर इसमें जो है क्या थे? इसमें प्लेंटिफ थे, ठीक है, और रिलायंस डिफेंडेंट। अब ये केस शूट हुआ तो फ्लेचर ने वही प्रेयर की कोर्ट में कि भाई इन्होंने, इनकी वजह से मेरा ये डैमेज हुआ है और माननीय न्यायालय से, ऑनरेबल कोर्ट से मेरी जो है अपील है कि इनसे मेरा जो है ये डैमेज कंट्रोल कराया जाए। तो फ्लेचर चूंकि डिफेंडेंट थे, सॉरी रिलायंस डिफेंडेंट थे, रिलायंस ने कोर्ट को कहा, कोर्ट में अपनी आर्गुमेंट, अपनी सफाई में कहा कि योर ऑनर इसमें मेरी क्या गलती? ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मेरी इंडस्ट्री को ज्यादा पानी की आवश्यकता थी और उस अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने अपना क्या बनाया? रिजर्वायर बनाया। अब वो रिजर्वायर बनाने के चक्कर में वो पानी स्किप हो गया, तो ये हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को दे रखा था। तो इसका जो है क्या करना चाहिए? इसका पेमेंट भी या तो कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर्स करें, हम क्यों करें? तो कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया किसके? फ्लेचर के पक्ष में, और ये कहा कि नहीं, चूंकि ये जो रिजर्वायर बन रहा था इसकी ज्यादा एनर्जी तो आप ही यूज करने वाले थे और इससे आपका ही फायदा होने वाला था। आपका फायदे के चक्कर में अगर किसी दूसरे का नुकसान हुआ है और ये पानी चूंकि फ्लो होकर के, स्किप होकर के दूसरे की टेरिटरी में प्रवेश किया है, तो ये किसकी है? ये इग्नोरेंस, नेग्लिजेंसी, ये किसकी है? ये आपकी है और आपकी वजह से फ्लेचर का नुकसान हुआ है। दैट्स व्हाई इसकी भरपाई भी आपको ही करनी होगी। तो जब ये कोर्ट में केस हार जाते हैं, देन जो है रिलायंस अपीलेट कोर्ट में जाते हैं और अपील करते हैं, देन ये केस जाना जाता है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। चूंकि पहले फ्लेचर थे लेकिन ये अपील में गए, तो अब ये जो है प्लांटिक हो गए और ये डिपेंडेंट हो गए। तो वहां पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई चीज आप अपने यहां करते हैं और उनको जो है स्किप होकर के किसी और टेरिटरी में जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। ये मतलब स्किप का कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर
इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड थिंग, कब आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे नहीं करनी होगी। चलिए ये तो हो गया एक बात कि भाई हमने रिजर्वायर बनाया था, हमारा पानी स्किप हो गया, चला गया, लेकिन कब आपको नहीं पे करनी होगी, आपको एग्जेम्पशन कब मिल सकता है। तो एग्जेम्पशन की भी बात कही गई है कि एग्जेम्पशन मिल सकता है। सपोज करो कि हमने अपने प्लॉट पर एक जो है क्या आर्टिफिशियल लेक बना दी, क्या बना दी, एक लेक बना दी, झील बना दी, और झील बनाने के बाद उसमें पानी भर दिया गया, लेकिन तब तक हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं थी, ना पड़ोसी का नुकसान हो रहा था हमारी उस आर्टिफिशियल लेक से। लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब यह है कि भाई अगर हम उस झील को बना रहे हैं तो दूरगामी उसके परिणाम भी सोच रहे होंगे, भाई कभी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बारिश हो जाए, तो उसका हमने परिणाम के बारे में हमने सोचा, लेकिन हमने ये सोचा कि तब तक जब बरसात आएगी उससे पहले मैं कुछ प्रबंध करूंगा इसका। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कोई बरसात हो गई, अनएक्सपेक्टेड बरसात होने से क्या झील जो है, जो लेक है, वो ओवरफ्लो हो गई। अच्छा, उसकी उम्मीद तो थी नहीं, तो यहां पर जो है हमको एग्जेम्पशन मिलेगा कि ये कार्य मेरा नहीं है, दैट इज द एक्ट ऑफ गॉड, ये ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य है, और ईश्वर के द्वारा किए गए कार्य की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो वहां पर जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये चीज समझ लीजिए कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम किया है, अपनी टेरिटरी के अंदर किया है, अपने घर के अंदर किया है, अपनी प्रेमाइसेस के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो अगर इसके होकर के नहीं गई तो फिर आपको जो है वो आप पर उस पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर इसके हो गई, दूसरी जगह चली गई है और किसी और को जाकर डैमेज करती है, तो फिर आपको जो है क्या होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत आपको कंपनसेट करना होगा, जिसका भी डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करना होगा। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप सपोज करो कि इसके की एक और, आप मान लीजिए आपने कोई अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर एक पेड़ लगा दिया, बड़ा सा पेड़ लगा दिया, और उसके जो बाउंड्री वॉल से जो जब पेड़ बड़ा हो गया तो वो बाउंड्री वॉल के ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद उसकी शाखाएं बाहर की तरफ आ गई, गोड साइड आ गई, और उस पेड़ के जो फल, पत्ते, पौधे जहरीले हैं, अगर किसी बच्चे ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया और वो मर गया, तो यहां पर जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसका जो है डैमेज, जो भी कंट्रोल डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब ये तो हमारी टेरिटरी के अंदर, पेड़ तो टेरिटरी के अंदर, ये पेड़ थोड़ी टेरिटरी से बाहर गया। आपके पेड़ की रूट स्टेम आपकी टेरिटरी के अंदर है, लेकिन उसके जो जहरीले हैजार्डियस फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो तो टेरिटरी के बाहर चली गई। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर स्किप होगा तो आपको जो है कंपनसेशन देना होगा। यू विल हैव टू पे फॉर सेम डैमेज, जो डैमेज हुआ उसको लिए आपको पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। अब एक ये तो हो गई कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, वो क्या पढ़ा, थॉट बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थॉट बेस्ड मतलब गलती करोगे तो सजा भरनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। चाहे हमने किसी के साथ असॉल्ट किया, कुछ भी किया, या किसी की मर्जी न मर्जी उसको छू लिया, किसी की मर्जी के बिना विदाउट प्रायर परमिशन में किसी के घर के अंदर चला गया। भाई किसी के घर के अंदर अगर उसकी परमिशन के बिना जाते हैं और मैं उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहा हूं, या उसकी किसी ऐसी चीज को छू रहा हूं, उससे परमिशन नहीं ली, वो चीज अगर डैमेज हो जाती है तो उसका डैमेज के लिए हमको ही पे करना पड़ेगा। अगर हमने उसकी मर्जी के बिना गए और उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो क्रिमिनल ट्रेसपास में कवर होगा। लेकिन है तो ये सब टॉर्ट है, ये सब टॉर्ट है। हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मेरी आवाज जो है पड़ोसी को डिस्टर्ब कर रही है, ये क्या है, ये टॉर्ट है, सिविल लॉन्ग है, उसके लिए उसके पास राइट है कि वो एक्शन ले हमारे अगेंस्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीजें कवर होती है। हमने केला खाते खाते जो है केला खाया और छिकल जो है रोड पे फेंक दिया, और कोई आया उसमें मोटरसाइकिल वाला फिसल के गिर गया, तो ये क्या हुआ, ये हमारी ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ड्यू टू माय नेग्लिजेंसी।
ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, तो अगर उसका पैर टूटा हो या मोटरसाइकिल डैमेज हुई हो, जो पेनाल्टी इंपोज होगी, उसका डैमेज के साथ साथ उस पर पेनाल्टी भी इंपोज होगी, वो पेनाल्टी भी हमें ही भरनी पड़ेगी। ये किसमें है? टॉर्ट में। ये किसका नाम नियम है? लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का कानून है कि सिविल लॉ में कुछ भी करोगे तो उसके लिए आपको पेनाल्टी भरनी ही होगी। अब बात आती है कि हम ये तो कर रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं, तब हम पेनाल्टी भर रहे हैं। फर्ज करो हमने कुछ किया ही ना हो और तब पेनाल्टी भरनी पड़े, वो क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, क्या? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अभी तक तो हम जो कर रहे थे उसके लिए लायबल थे, अब हमने जो नहीं किया है उसके लिए भी लायबल। अब हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है बेसिकली, इसको समझने के लिए सपोज करो कि मेरा एक ड्राइवर है और मैंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई तुम मेरी गाड़ी लेकर के जाओ और मेरे बच्चों को या मेरी पत्नी को या मेरे किसी रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड को गाजियाबाद स्टेशन छोड़ दिया। अब वो ड्यूटी पर है, अब वो गाजियाबाद स्टेशन अगर छोड़ने गया है, मेरी गाड़ी लेके गया है, तो किसकी वजह से गया है? ड्यू टू मी, मेरी वजह से लेके गया है, क्योंकि मैंने उसको ऐसा करने के लिए बोला है। अब जब मैंने उसको ऐसा करने के लिए बोला है, अब जब वो छोड़ने जा रहा था हमारे रिलेटिव को तब, या छोड़ करके जब स्टेशन से आ रहा था तब, रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट। अब गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? मेरी भी गाड़ी डैमेज होगी और सामने वाले को भी किसी कहीं ना कहीं तो टकराया ही होगा, किसी दीवार पे टकराया होगा, तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की निजी संपत्ति को उसने डैमेज कर दिया हो, या किसी दूसरी गाड़ी को हिट कर दिया हो। अब हम कहें कि साहब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? गाड़ी तो ड्राइवर के पास थी और ड्राइवर ही चला रहा था, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा था, तो नहीं, हमको इसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत मुझे ही भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान वो जो है जो काम कर रहा था वो क्या था? उसका पार्ट ऑफ जॉब है, उसके काम का एक हिस्सा है। अगर वो काम करते हुए क्योंकि उसको मैंने ही तो बोला था, अगर इसी बात का मैं उसको वेतन देता हूं, और इन बिटवीन अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी अगर कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट ऑकर्स हुआ है, तो उसकी जो भी डैमेजेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल मैं ही हूंगा। तो यहां पर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब यही है कि भाई नो फॉल्ट बट लायबिलिटी, या लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, बिना कुछ किए, क्योंकि गाड़ी तो हम नहीं चला रहे लेकिन फिर भी हमें ही भरना पड़ेगा। तो ये वो थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है, और ये जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी नहीं है। ये आपको करना ही करना है। हाँ, कब नहीं देना होगा? सपोज करो कि मेरे ड्राइवर की ड्यूटी सुबह 10 से लेकर के रात को 8 तक, और ड्राइवर मुझे बिना बताए 8 बजे रात के बाद बिना बताए गाड़ी लेकर के कहीं चला जाता है विदाउट इंफॉर्मेशन। मुझे ना पता हो और वो मेरी गाड़ी लेकर के चला जाए, जाकर के कहीं पर किसी का डैमेज कर दे, तब हम कह सकते हैं कि भाई हमारे ड्राइवर की जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी का आवर्स के बाद मुझे विदाउट इंफॉर्मेशन गाड़ी दे गया है। दैट्स व्हाई इसके इस डैमेज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ड्राइवर की है, हमारी नहीं है। लेकिन अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी के दौरान अगर कुछ हुआ है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत हमें जो है पे करना होगा। अब अगर सपोज करो कि हमने अपने घर में एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ही आ रहा है, हमने अपने घर को सजाने के लिए कुछ सुंदर फूल पत्ती वाले पौधे लाए और हमने अपने जो है बाउंड्री के अंदर लगा लिए। कहां लगा लिए? बाउंड्री के अंदर। लेकिन वो फूल पत्ती मुझे जो अट्रैक्ट कर रहे थे, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो जहरीले हैं। अब जहरीले हैं
पड़ोस की बकरी खुल गई, गेट मेरा खुला था, पड़ोस की बकरी ने वो मेरे जो है गार्डन में आकर के हमारे वो जहरीले फूल पत्ती खा लिए। अब वो फूल पत्ती खा लिए तो और बकरी वो मर गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, क्योंकि जो हमारा फूल पत्ती थे वो हमें या हमारी टेरिटरी के बाहर खुद ब खुद चल करके नहीं गए, बल्कि बकरी खुद ब खुद चल करके आकर के मेरे फूल पत्ती को, मेरे गार्डन को नुकसान किया और उस नुकसान के तहत वो मर गई। बल्कि हम बकरी मालिक पर उसकी लापरवाही के लिए क्या कर सकते हैं? हम केस कर सकते हैं, लेकिन बकरी मालिक हम पर नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के टॉर्ट का मतलब है कि आप जानबूझ करके इंटेंशनली अगर कोई भी सिविल रॉन्ग करते हैं, किसी को टच भी करते हैं उसकी मर्जी के बिना, जिसको कहते हैं बैड इंटेंशन टच, तो वो जो है क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। और हर सिविल रॉन्ग के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट है, ईदर मॉनेटरी और अदर टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल, जो जिस टाइप का उसने क्राइम कमिट किया है, चाहे वो उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है या और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, एक लायबिलिटी की बात जब हम आ रहे हैं तो एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि सपोज करो एक जो है मेरा ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर के जा रहा है, मेरा ड्राइवर ये कार ड्राइव कर रहा है और इसके आगे भी एक कार चल रही है, इसके आगे भी एक कार चल रही है, इसके आगे भी एक कार चल रही है। अब हमारा ड्राइवर जो है इस दिशा में आ रहा था, इसने क्या इस कार को हिट कर दिया जोर से। अब जब ये हिट हुई तो इसमें तेज से टक्कर लगी तो ये कार भी जाकर के इसमें हिट हो गई। अब ये कार को भी तेज टक्कर लगी तो ये कार इसमें जाके हिट हो गई। तो इस दशा में ये जो ड्राइवर है या मैं हूं, तो मैं किसको जो है कंपनसेट करने के लिए मुझे करना चाहिए? क्या मुझे सिर्फ इस कार का जो मैंने डैमेज किया है इसको कंपनसेट करना है या इन तीनों कारों को कंपनसेट करना है? तो चूंकि ये सब जो है ये एक्सीडेंट, बाकी के ये दो एक्सीडेंट किसकी वजह से हुए? मेरी वजह से हुए हैं। तो इसलिए इस कार के बाद इस कार का और इस कार का मतलब तीनों कारों के में जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई पनिशमेंट के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर मुझे ही करनी होगी। मतलब वी विल हैव टू पे फॉर ऑल डैमेजेस, राइट? मतलब यहां पर कहने का ये अच्छा है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से एक केस बड़ा मजेदार है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब का केस है? 1984 का। आपको याद होगा 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, गैस जिसको जो है भोपाल ट्रेजेडी के नाम से, भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें करीब लाखों जानें चली गई थी, रातों रात लाखों जानें चली गई थी। तो यहां पर चूंकि एमसी मेहता पर यह आरोप था कि भैया जो लोग मरे हुए थे उन सब लोगों ने जो है एमसी मेहता पर जो है क्या कर दिया? केस ठोक दिया कि भैया हमारी जो है डैमेजेस कंट्रोल करो, हमारा आदमी चला गया, कुछ फैक्ट्री के अंदर लोग मर गए थे, कुछ जो है पब्लिक में मर गए थे। तो जो ये सारे वर्कर्स और आम लोग मिल करके एमसी मेहता पर जो है क्या मांगने लगे? कंपनसेशन मांगने लगे। अब एमसी मेहता ने कहा कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है? एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और अप्रोच करते हुए कहा कि भाई हमारा जो है ठीक है, हमारी फैक्ट्री के अंदर या हमारे कारखाने में जो ये गैस लीक हुई है इसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूं, हमारे लिए उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम है। अगर टेक्निकल टीम से कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से उसके जितने भी सेफ्टी वॉल थे या जो लाइफ सेविंग जो चीजें थी वो उसमें टेक्नोलॉजी में उसमें जो है उन्होंने उनसे गलती हुई, तो उनकी गलती की सजा मैं क्यों भरूं? तो फिर वहीं पर वही ब्रिलियंट वर्सेस फ्लेचर वाला केस वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। क्या लागू होता है कि ठीक है ये गैस जहरीली थी और इस गैस को स्टोर करने का राइट आपके पास है, आपके पास लाइसेंस है, कोई आपत्ति नहीं, आप खूब स्टोर करो, जितना स्टोर कर सकते हो करो। लेकिन ये गैस जो है आपके फैक्ट्री के प्रोमाइसेस से बाहर गई और दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड,
ये भगवान का किया धरा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है जिसकी वजह से ये गैस लीकेज हुई, या आपकी जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स टीम है, उसकी लापरवाही से जो ये ट्रेजेडी हुई है, तो इसका कंपनसेशन तो आपको ही करना होगा। तो कुल मिलाकर के आप राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम और टॉर्ट को मोटी भाषा में बस इतना ही समझ लो कि भाई अगर आपके राइट है, आप अपने राइट एंजॉय करें, लेकिन दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है टॉर्ट क्लास खत्म होती है। और अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।